हम लोग जाट हैं, हमें गर्व है हम जाट हैं, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं मुद्दों की, किसान की, नौजवान की। और वहाँ पे गुज्जर सम्मेलन हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई आप कोई भी जाति विशेष का सम्मेलन नहीं कर सकते। तो बताइए, नियमों की धज्जियाँ उड़ी ना खतौली में। यही बात नोटिस की खतौली की जनता ने। छोटी बहन इकरा बहुत मेहनती है, और जब मैं उसे बोलते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस देखता हूँ, लोगों के लिए जो वो मेहनत करती है और कहीं भी जाने से नहीं घबराती है, तो ये उन्हें, मैं समझता हूँ, नेचुरल भी है। उनको अपने परिवार से, अपने पिता से, अपनी माताजी से सीखने का अवसर मिला है। लेकिन ये वक्त की मांग है कि आज किसान को, कमेरे को, नौजवान को, सबको एक साथ रह के मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। उनकी दंगे की बात उन्हें मुबारक, हमारे मुद्दों की बात हमें मुबारक। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दंगे की बात ही करते रहें। और मैं चुनौती भी देना चाहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी को और योगी जी को कि आने वाले चुनाव में मंच से आप दंगे की बात करके दिखाइएगा, हम आपको साफ कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का जो आप गांव गोहांड में आए। मैं अनिरुद्ध चौहान। अभी जो खतौली चुनाव हुआ है, उपचुनाव, उसमें मदन भैया ने जीत हासिल कर ली है। और लगातार जिस तरीके से कैंपेनिंग वहाँ की गई राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा, और जो सबसे अहम रोल रहा है जयंत चौधरी का, उनके द्वारा, जिस तरीके से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और वहाँ जीत हासिल की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विक्रांत जावला जी हैं। शामली में शायद कोई ऐसा हो जो डॉक्टर साहब को ना जानता हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हों, राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किए गई रैलियां हों, किसान रैली हो, कोई भी रैली हो। और अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, उसमें भी डॉक्टर साहब का नाम सबसे ऊपर ही आता है, खासकर शामली में। मैं जहाँ तक मैंने देखा है, राष्ट्रीय लोकदल की जो कार्यकारिणी है उसमें 2-3 के नाम के सामने ही डॉक्टर लगा हुआ है। और अच्छे से समझ रखने वाले हर चीज़ की। विधायक बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एमपी बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन एजुकेशन अगर होगी और एजुकेटेड लोग वहाँ भेजे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा हमें लगता है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, गांव गोहांड में आपका स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। आप खतौली जीत गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, खतौली चुनाव हो गया, आप जीत भी गए, लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो सबसे बड़ा मुझे ये लगा कि एक तो अभिषेक चौधरी पार्टी छोड़ गए, डॉक्टर यशवीर सिंह पार्टी छोड़ गए। क्या कारण है पार्टी छोड़ने का? चुनाव आए, जीत हासिल भी हुई, पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं लोग? वो लोग जो हमेशा समर्पित रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए। आपने देखा होगा 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, यही लोग थे जो अगुवाई कर रहे थे। और अगुवाई करने वाले अगर सेनापति भाग गया तो बचेगा क्या? अनिरुद्ध, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनके मैं बहुत बहुत बधाई, समस्त जो राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ रहे चुनाव में लगातार, उनको, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर पे जो खतौली का मतदाता है, मैं उसे बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया जिसकी ज़रूरत थी खतौली को। और जिस तरीके से चुनाव में मैंने देखा, मुझे तो चोट लगी हुई थी, इस बार मैं जा नहीं पाया खतौली, लेकिन जिस तरीके से मैंने लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश की, आप जैसे सब भाइयों के माध्यम से सब सूचनाएं हम तक पहुंच रही थी, तो मतदाता इस बार तैयार था कि मुद्दों पे वोट करेगा, वो दंगे पे वोट नहीं करेगा, वो किसी भी ऐसी बात को अपने संज्ञान में नहीं लेगा जो उसके बच्चे के विकास में बाधक होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री आए थे कैराना में और उन्होंने यहाँ दंगा की बात की थी, तो शामली में हम 3 सीटें जीते। आपने देखा 2022 के चुनाव में शायद अकेला जिला हो पूरे उत्तर प्रदेश का कि जहाँ पर भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और उसी तरीके से जब उपचुनाव घोषित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परिवार को फिर से तरजीह दी, ये भी चूँकि अब तो चुनाव ख़त्म हो गया, तो
मैंने पहले ही कहा था कि शायद वो किसी और को लड़ाते तो हमें मुश्किल होती, तो भाजपा ने हमारे लिए आसान किया। और देखिए, आज शिक्षा का दौर है, शिक्षित लोगों का दौर है। मैं देख रहा था कि राजकुमारी जी तो आप लोगों की बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। तो विधानसभा में अगर प्रतिनिधित्व को भेजना है तो प्रतिनिधित्व ऐसा तो हो हमारी बात रख ले। और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम, तो शायद कोई अच्छी शिक्षित महिला अगर चुनाव लड़ती तो उसके मायने ज़्यादा होते। आप लोगों ने महसूस किया होगा, मैंने तो वो वीडियोस देखे जिनमें वो सवाल का भी जवाब नहीं दे पा रही। तो जब कैंडिडेचर फाइनल हो रहा है तो उस वक्त देखना चाहिए कि हम किसे लड़ाने जा रहे हैं। जनता के सामने जो प्रत्याशी हम रखने जा रहे हैं, जो विधानसभा में खड़े होके खदौली क्षेत्र की बात रखेगा, खाली इसलिए कि भाई वो सैनी बिरादरी हैं या खाली इसलिए कि भाई वो विधायक जी की पत्नी है, तो वो टिकट कर देना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक हुआ। और समस्त कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मेहनत की और आज वो नतीजा सामने है। रही बात पार्टी से कुछ लोग जो कि मेहनती कार्यकर्ता थे, उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि उस पर इस समय बात क्या ही मैं कहूँ। लेकिन आपने देखा कि जनता का आशीर्वाद मिला, उससे पता चलता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के जो निर्णय हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब जैसा आप चुनाव जीत गए हैं, तो क्या उसी तरीके से, जिस तरीके से लोकदल कहती है कि हम किसानों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, जयंत चौधरी जी भी लगातार जब जाते हैं संसद में तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, क्या मदन भैया उसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे? किसानों की जो दबी हुई आवाज़ है, मजदूरों के लिए जो कार्य करने थे, क्या उसी तरीके से आवाज़ लगातार बुलंद रहेगी? अब तो आपके साथ में चंद्रशेखर जी भी आ गए हैं, क्या उनके आने से 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बदलाव लगता आपको होगा कुछ? डेफिनेटली। देखिए, जब भी एक सोच के सारे लोग एक साथ आएंगे तो उससे निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। इसी चुनाव में हमने देख लिया, और पता नहीं क्यों 2022 के चुनाव में वो नहीं हो पाया। हम लोग तो तभी चाहते थे कि चंद्रशेखर जी उसका हिस्सा हों, और हमें लग रहा था कि ऐसा होगा। तो जो भी कारण उस समय रहे वो साथ नहीं आ पाए, लेकिन ये वक्त की मांग है कि आज किसान को, कमेरे को, नौजवान को, सबको एक साथ रह के मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। नौजवानों को आगे आना होगा। और ये हमने आपके यहाँ भी देखा कि किसान आंदोलन में, जब आपको तो मैंने गाज़ीपुर पे भी बहुत देखा, आपको मैंने उधर हरियाणा वाले बॉर्डर पे भी देखा, तो आप जैसे सब युवा, मेरे ख्याल से हज़ारों युवा उस समय आगे आए, आंदोलन सफल हुआ। तो इसी तरीके से आज नौजवान को आगे आने की ज़रूरत है, अपनी बात को ठीक से रखने की ज़रूरत है, और मुद्दे समझने की ज़रूरत है देश के। आज नौकरी नहीं है। आज बार बार जब नेता, देखिए सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और मैं देख रहा था कि योगी जी जब वहाँ बोल रहे थे खतौली में, तो बहुत अच्छा होता वो अपने डेवलपमेंट की बात करते, बहुत अच्छा होता वो ये बताते कि भाई मैं ये रोज़गार दे दूँगा या दे रहा हूँ, ये मैंने किया। लेकिन वो बात नहीं की उन्होंने। इसी तरह मैं अमित शाह जी को सुन रहा था जब वो कैराना आए, उन्होंने डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की, उनका फोकस दंगे पे रहा। नौजवान समझ गया कि भाई मेरे यहाँ दंगे की बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं बॉम्बे गया और वहाँ कुछ लोग थे, बात हुई, तो मेरा परिचय जब हुआ, मैंने बताया भाई मैं शामली से हूँ। बोले अरे आप वहाँ मुजफ्फरनगर वाला शामली? मैंने कहा जी वही है। बोले तो वहाँ तो बड़ा जो है गलत हो गया था, और वहाँ तो बहुत हिंदू मारा मुस्लिमों ने। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, वो कॉरपोरेट था, तो उसमें क्या है कि वो यहाँ के एरिया की नेगेटिविटी हो गई। तो शायद हमारा बच्चा जब वहाँ इंटरव्यू देगा किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, लोगों के मन में इलाके की तो चीज़ें ख़राब हुई ना। और कोई घटना हुई तो आपको उसे दबाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए। और मैं चौधरी अजीत सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जो लाइन दी थी, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा सम्मेलन, मेरी राजनीति की शुरुआत ही उसी भाईचारे में हुई। और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि उनके साथ मुझे उनके चरणों में सेवा करने का मौका मिला, भाईचारा सम्मेलन जगह जगह जाने का मौका मिला। तो हम तो उसी
उसी ब्रीड के लोग हैं जो भाईचारे को ही बनाने पे काम करते रहेंगे। और भाईचारा जीता फिर से, कैराना उपचुनाव में भाईचारा जीता था। लेकिन कई बार ये लोग मुद्दों से भटका देते हैं। हमें सबको बहुत स्मार्ट बनना होगा, नौजवान को खास तौर पे स्मार्ट बनना होगा। और वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप कम से कम स्मार्ट तो बनो। स्मार्ट सिटी किसी ने देखा आज तक? कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया स्मार्ट सिटी। कोई उस तरह की बात नहीं करती सरकार। तो ऐसे में खतौली उपचुनाव खास तौर पे संदेश दे रहा है कि भाई अब हम मुद्दों पे वोट करेंगे तो सरकार की जिम्मेवारी बढ़ेगी। और इस चुनाव से मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 में लोकसभा है, इस चुनाव से सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो काम करें, उनकी जो जिम्मेवारियां उन पे काम करें। आपने सुना होगा राज्यसभा में माननीय चौधरी जयंत सिंह बोल रहे थे परसों, तो उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई और जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने विरोध करने का कोशिश किया विपक्ष में। लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ने रोक दिया कि नहीं, आप बात वो ठीक कह रहे हैं, लखीमपुर की बात उठनी चाहिए ना। तो उठी, वो बात रखी गई। आज किसानों की आवाज़ उठाने वाला एक आदमी हमारे पास है। मुझे याद है चौधरी अजीत सिंह से एक बार मैं मिलने गया तो चौ साहब से डिस्कशन हुआ, लंबा डिस्कशन है, 2018-19 की बात होगी। तो मैंने कहा चौ साहब ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और क्या करें? बोले करना क्या है, अब वहाँ आदमी नहीं है, कौन रखेगा बात? तो कोशिश करके सब लोगों को समझा के वहाँ आदमी भेजो, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में। तो आवाज़ उठाता है एक आदमी लेकिन जाता करोड़ तक है मैसेज। तो आज हमारे पास खुशनसीब है हम लोग कि किसान परिवार से नौजवान जुड़ रहे हैं, जैन जी को हाथ उनके मजबूत कर रहे हैं, अखिलेश जी टीम में हैं, अब नई मेंबर हमारे आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी टीम में है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय 2024 से ही आपको संदेश मिलने जनता के शुरू हो जाएंगे। अब उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि हमने ये छोटा सा चुनाव था, हार गए तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। उनके लोग लगातार काम करते हैं। मैं देखता हूँ जब एक तरफ किसान बिरादरी के लोग हैं, चुनाव आएंगे तो जाग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, दिन रात एक मेहनत करते हैं। भले हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, भले ही मुद्दों की बात ना हो, लेकिन वो बात करेंगे, जो भी बात करेंगे उनके लोग उस बात पर पूरा खरा उतरेंगे। आप देख लीजिए, आपने बताया कि अमित शाह जी कैराना आए, डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। योगी जी खतौली आए, डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। लेकिन जो उनके पास मुद्दा है उस पर वो परमानेंट काम करते हैं। हमारे लोग चुनाव आएंगे, अखिलेश जी अब तक चुप थे, चुनाव आए तो जाग गए। अब 2024 तक थोड़ा गर्मा गर्मी रहेगी, रैलियां होंगी। 2024 के बाद जैसे अगर जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो फिर घर बैठ जाएंगे। पहली बार देखा मैंने जयंत चौधरी जी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है, वरना एक टाइम था वोट डल गए जीत गए, वोट डल गए जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया, आप डोर टू डोर जाएंगे। मैंने डॉक्टर संजीव बालियान जी को सुना कि वो हेलीकॉप्टर में आया करते थे और चले जाया करते थे, दिल्ली उनके लिए नज़दीक थी। आपके लोगों से भी सुना मैंने, कार्यकर्ता जो मैंने दिन रात 24 घंटे काम करते देखे, लोकदल के कार्यकर्ता, उनसे भी सुना कि जैन जी पहली बार ऐसा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको किन कारणों की वजह से अब डोर टू डोर जाना पड़ रहा है? वो खुद जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर रही है कि देखो हमारा वो परसेंटेज ऑफ वोट देखो कितना ज़्यादा हो गया है? ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब कैराना उपचुनाव था तब भी जैन जी डोर टू डोर गए। कई बार समय की बाध्यता है, मान लीजिए मथुरा में वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़े जीते तो उधर समय दिया होगा उस समय। आप चूँकि कब पुरानी बात भी पूछना चाह रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पे मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उतना ज़्यादा बाकी जगह क्यों नहीं आए होंगे, मौका होता है। खतौली उपचुनाव था और वो फ्री हैं, तो समय जब ज़्यादा हो, रामपुर भी गए वो और वहाँ भी उन्होंने आजम खान जी के लिए सभा की। तो समय की भी कई बार बात होती है। रही बात लोगों के बीच रहने की, मेरे राजनीतिक जीवन में चूँकि मैं बहुत करीब रहा, मैं सौभाग्य समझता हूँ कि चौ साहब के भी काफ़ी करीब रहने का अवसर मिलता है, करीब करीब हर सप्ताह बात होती है। तो आप बताइए मुझे, बागपत में 13वीं भी है, छोटे छोटे आयोजन हैं, हर जगह हम जैन जी को देखते हैं। अभी हमारे यहाँ देखिए आप, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ऋषिराज जी,
उनके भाई चूँकि ऐसे में चले गए, उनके यहाँ वो सुबह सुबह पहुँच गए एक दिन। तो मुझे नहीं लगता इतना ज़मीनी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है। जब आप माननीय जयंत चौधरी जी की बात करेंगे तो फिर बाकी लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करेंगे। तो चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उनके पास जो काम करने का एरिया है वो ज़्यादा है, तो हम सब लोग ये समझते हैं। तो कई बार लेकिन कार्यकर्ताओं में चूंकि आपने कहा बात होती है, इस वजह से मैं उसे सिरे से खारिज करता हूँ। वो बहुत ज़मीनी है और मुझे लगता है कि हमें कई बार ये लगता है कि परिवार को समय कम देते हैं। तो चूँकि चौसाब के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियाँ परिवार के प्रति भी बढ़ी हैं, तो टीम बना के हम सब लोग काम कर रहे हैं। रही बात बीजेपी के वर्क कल्चर की, और उनको कह रहे हैं आप कि वो तो गृह मंत्री ने यहाँ दंगे की बात की और योगी जी ने भी बात की। उनकी दंगे की बात उन्हें मुबारक, हमारे मुद्दों की बात हमें मुबारक। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दंगे की बात ही करते रहें। और मैं चुनौती भी देना चाहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी को और योगी जी को कि आने वाले चुनाव में मंच से आप दंगे की बात करके दिखाइएगा, हम आपको साफ कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कुछ लोग चूँकि ज़मीनी भी होंगे, बताएंगे कि भाई अब दंगों की बात मत करो, वो बात पुरानी हो गई, अब सबके यहाँ ज़ख्म भर गए, आपके विधायक को सज़ा भी हो गई। ठीक है, तो हमने तो नहीं कराई सज़ा, संविधान ने कराई, पर ये लोग संविधान को कम मानते हैं। जैसे कि खतौली के चुनाव में मैंने देखा कि वहाँ पर गुर्जर सम्मेलन हुआ। क्या आपने, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी और आज़ाद समाज पार्टी ने कोई जाति विशेष का कोई कार्यक्रम आयोजित किया? आप हमारे नेता जयंत चौधरी जी को किसी जाति विशेष कार्यक्रम में कोई फ़ोटो निकाल लाइए पिछले 15 साल का कि वो किसी जाट सम्मेलन में चले गए हो? हम लोग जाट हैं, हमें गर्व है हम जाट हैं, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं मुद्दों की, किसान की, नौजवान की। और वहाँ पे गुर्जर सम्मेलन हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई आप कोई भी जाति विशेष का सम्मेलन नहीं कर सकते। तो बताइए, नियमों की धज्जियाँ उड़ी ना खतौली में। यही बात नोटिस की खतौली की जनता ने कि हमने पुरानी भी लीड कवर की और आगे भी हम 22,000 से जीते। तो मोटा मोटा 40,000 की लीड हमने दी प्रत्याशी को। तो वो जनता ने दी लीड, हमने खाली अपने मुद्दों को रखा और हम जाएंगे डोर टू डोर। उसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल। राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर मान लीजिए कोई निर्णय रहता है, लखीमपुर तक के लोग चुनाव में थे। मैंने देखा भाई मंजीत वहाँ से आए हुए थे लखीमपुर से, और लगातार वो हर दिन बात करते थे सबसे। तो ठीक है, अगर मैनेजमेंट अच्छा हम कर पा रहे हैं तो इसमें तारीफ़ होनी चाहिए हमारी। और रही बात आगे की 24 तक, अभी आप देखिएगा नगर निकाय के चुनाव हैं और हर ज़िले में बहुत मजबूत प्रत्याशी गठबंधन के उतरेंगे और हम साफ कर देंगे इस नगर निकाय चुनाव में ही कि 2024 की जो तस्वीर है ये हम नगर निकाय चुनाव में खींच लेंगे। आपकी जो लोकसभा है वो कैराना है, आपने लोकसभा का जिक्र किया 2024 की, आपकी लोकसभा कैराना है। और कैराना को लेकर भी आपने बता दिया कि हमारे जब मैं बॉम्बे गया तो इस तरह की बातें हुई। तो क्या 2024 में जो चुनाव होगा, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है आसार ज़्यादा, कौन ज़्यादा मजबूत लगता है, दावेदारी कौन ज़्यादा कर सकता है, कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? जब मैं देखता हूँ ग्राउंड में जाके, या तो इकरा हसन का नाम लिया जाता है, अब बताया जा रहा है डॉक्टर यशवीर सिंह भी मैदान में आने की चाह रहे हैं। एक जगह से मुझे पता लगा चारू चौधरी भी चुनाव लड़ सकती है। क्या लगता है कौन ज़्यादा मजबूत दावेदार रहेगा? क्षेत्र में तो दिखाई नहीं देते, चारू चौधरी के लिए यहाँ क्षेत्र है ही नहीं, हालांकि पार्टी टिकट किसी को भी कर सकती है। डॉक्टर यशवीर सिंह यहाँ आते ही नहीं है, तो मैदान में या तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता रहेंगे, जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, या फिर इकरा हसन मैदान में रहेगी। आपको कौन लगता है कौन ज़्यादा चुनाव लड़कर लोकसभा में जाकर वही फिर किसानों वाली बात कौन उठाएगा? वैसे तो अनिरुद्ध, ये चूँकि बहुत बड़े चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम है फीडबैक लेने में भी, और चूँकि बड़ा चुनाव होगा तो हमारे जो तीनों नेता इस समय पार्टी के हैं, अखिलेश जी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो निर्णय लेंगे जो भी, वो सब लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी नाम आप ले रहे हैं, सब लोग कार्यकर्ता हैं, मेहनत करते हैं और देखते रहते हैं हम ज़मीन पे। छोटी बहन इकरा बहुत मेहनती है, और जब मैं उसे बोलते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस देखता हूँ, लोगों के लिए जो वो मेहनत करती है और कहीं भी जाने से नहीं घबराती है, तो ये उन्हें
मैं समझता हूँ नेचुरल भी है। उनको अपने परिवार से, अपने पिता से, अपनी माताजी से सीखने का अवसर मिला है और उन्होंने दिखाया है कि हाँ, मैंने सीखा भी है और अब वो इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। तो बहुत अच्छी है छोटी बहन इकरा, कोई इसमें शक नहीं है। आपने नाम लिए और भी एक दो, आप चौथ साहब की जो धर्मपत्नी हैं श्रीमती चारू जी या यशवीर जी, जो भी, चूँकि राष्ट्र नेतृत्व तो बहुत सक्षम है इस बात में, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े राजनीतिक तरीके से पार्टी बहुत ही सुलझे हुए फैसले ले रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला आएगा और सब लोग लगेंगे। और पश्चिम में तो मैं नहीं समझता कि अब कोई सीट गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को एक भी देने वाला है। और इसी चुनाव में मैं पहले कह चुका हूँ कि इस चुनाव में आपको तस्वीर नगर निकाय में ही काफ़ी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो स्केच बड़ा है। जी जी। जो भारत का स्केच है जो 2024 में बनेगा, वो एक बड़ा स्केच है और काफ़ी लोगों को चूँकि उसमें मिल के बनाना होता है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। ये बात सब जानते नहीं हैं। उनके 100 से ज़्यादा पार्टियों से गठबंधन होते हैं और सब गठबंधन से लड़ते हैं। हमारा देश चूँकि बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, अलग अलग वर्ण के लोग, अलग अलग एटीट्यूड के लोग, हर प्रदेश में आप जाइए, केरल में कुछ और मिलेगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में अलग भाषा, अलग प्रकार के लोग हैं, मध्य प्रदेश में अलग थॉट प्रोसेस है, राजस्थान में अलग है। तो इस देश को जोड़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। राहुल जी वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जो पॉलिटिशियन हैं उनको देश को तो बांधने की बात ही करनी चाहिए ना। तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन देश को तोड़ने की बात करेगा, जनता समझ जाएगी। यही खतौली में हुआ है, यही आगे भी होगा। तो बीजेपी का जो ये स्टांस है बीजेपी आरएसएस का कि इनको डिवाइड रखो और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करो, प्रोबेबली ये बहुत काम नहीं करेगा। अब काम करेगा कि आप कैसे देश को आगे ले जाएंगे, आपकी पॉलिसी क्या है, डेवलपमेंट कैसे होगी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे अच्छे से सर्वाइव करेंगी। जब हम फॉरेन कंट्री जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, उसकी तारीफ़ करते हुए लौटते हैं, भाई बड़ा अच्छा देखा, भाई बड़ा शानदार मैनेजमेंट है, भाई क्राइम है ही नहीं, सबका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। तो उन पे तो बात ही नहीं हो रही ना देश में। एंड दिस इज़ द रीज़न कि दिल्ली जैसी स्टेट में आप एमसीडी हार गए, हिमाचल जैसी स्टेट में आप कांग्रेस को वीक कह रहे थे, उसने आपको पटकनी दे दी, गुजरात में तो आप थे ही पहले से ही लगातार। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें बदल रही हैं, बड़ा स्केच तैयार हो रहा है। क्या जो अभी मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिन से सभी लोग ज़्यादातर यही चाह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है, आपके साथ चंद्रशेखर जी आए हैं, इससे बदलाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी भी चुप बैठी हुई हैं। तो क्या मायावती जी भी के चुप बैठने से चंद्रशेखर जी मजबूत होंगे या फिर चंद्रशेखर जी के आने से गठबंधन मजबूत हो रहा है? देखिए, हम तो ज़मीन के लोग हैं और हम ये जानते हैं कि जो ज़मीन पे काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जनता उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखती है, उसको आशीर्वाद भी देती है। तो ऐसे में नौजवान हैं चंद्रशेखर जी और लगातार आप और हम सब उन्हें सुनते रहते हैं। तो अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और बहुत काम वो करते हैं, तो नेचुरली उसका प्रभाव पड़ेगा, हम मजबूत होंगे। अब मायावती जी कैसे इसको देखती हैं और वो कैसे जाएंगी, मैं शायद बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि इस पर कमेंट करूँ। तो वो देखते हैं कि क्या रहेगा आने वाले समय में। पर जनता चूँकि समझदार हो गई है और बड़ी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखती है, तो मुझे लगता है कि जनता अपना फैसला लेने में अब सक्षम है। ख़ास तौर पे आप जैसे नौजवान भी जब काम करते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है, क्योंकि आप सब लोगों के पास जाते हैं और सबके विचार सबके तक पहुंचते हैं। और डिजिटल माध्यम ऐसा हो गया है कि जो टेल एंड पे आदमी बैठा है वो भी समझ पा रहा है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी देखता है, समझदार है। हम वो लोग हैं जो अपने रिश्ते जब करते हैं तो गए किसी के घर अगर, और मान लीजिए किसी की बेटी को देखने गए अपने बेटे के लिए, तो हम वो लोग हैं जो चाय पे तय कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया हमने उसको। तो हम तो वो लोग हैं। तो जो किसान जो गांव में बैठा है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो बहुत तेज़ है। बस क्या था, चीज़ें पहुंच नहीं रही थी। अब आप जैसे नौजवानों के माध्यम से चीज़ें आखिरी तक पहुंचती हैं तो वो समझ लेता है कि क्या ठीक है क्या गलत है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना, कैराना में क्या होगा वो भी सुन लिया, खतौली में क्या हुआ वो भी सुन लिया, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई वो भी सुन लिया। लेकिन जो किसानों के जो मुद्दे हैं, और इसी के लिए भी हम भी मैदान में आए हैं, ताकि किसान मज़दूर की जो आवाज़ है उसको दबाया न जा सके। किसान मज़दूर के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। क्योंकि मैं देखता हूँ बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल पर जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय केवल चंद लोगों को वहाँ बैठने की इजाज़त दी गई। शायद वो दबाव में होंगे लोग जो इस तरह की बात नहीं कर पाए होंगे। किसान आंदोलन को दबाया गया, पूरे तरीके से दबाया गया। लेकिन हमारे जैसे लोग जो उस समय इस चीज़ को देख रहे थे कि अगर आज ये आवाज़ दब गई तो कल हमें दबाया जाएगा, हमारे जो सपने हैं उनको रोन दिया जाएगा। हमने झंडा उठाया और लगातार हम इस झंडे को उठा कर रखेंगे। किसी के दबाने से, किसी के बहकावे में हमें लाने से हम नहीं जल्दी से आने वाले। क्योंकि खून में जो रगों में खून दौड़ रहा है, और वो हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे जो किसान के बच्चे हैं उसको छोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सीखने की, धार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम घर से सीखते हैं सब, और घर से ही सीखा कि लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। तो इस लड़ाई को लगातार हम बरकरार रखेंगे। डॉक्टर साहब ने आपको सुना और किस तरीके से इन्होंने बताया कि एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, चौधरी साहब के बारे में भी बताया, और जो नया गठबंधन हुआ है इसके बारे में भी बात हुई। तो हमें लगता है आने वाले 2024 में बदलाव हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी क्या नया मुद्दा लेकर आती है और गठबंधन उसका क्या जवाब देता है, ये 2024 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नया वीडियो हम भी आपके लिए जल्दी इसी तरह के हम इन टॉपिक और वीडियो बनाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हम खेत में जाएं और किसानों से पूछें कि आपकी गन्ने की पेमेंट हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, कितना ईंक आपका चला गया, कितना बकाया है, और आपको क्या उम्मीद लगती है आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है, और जो लोग आपके जनप्रतिनिधि हैं क्या वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। जुड़े रहिएगा गाम गुआंढ के साथ। धन्यवाद।